आखिर क्यों हमारे गम से ब्लड निकलता है, इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ल्यूकेमिया, काफी टाइप के ब्लड कैंसर्स जो हैं उसमें भी गम से ब्लड निकलने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर हमारे बॉडी पे ध्यान देते हैं, लेकिन ओरल कैविटी काफी कम लोग ध्यान देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ओरल कैविटी इज द मिरर ऑफ द एंटायर बॉडी। थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट ऐड करिए और उसमें दिन में 2 से 3 बार उससे गार्गलिंग करिए आपके पूरे ओरल कैविटी में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स। तो आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो डेंटल प्रॉब्लम है वो है कि ब्लीडिंग गम्स या फिर हमारे मसूड़ों से खून निकलना। काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। यंग बच्चों से लेके मिडिल एज पेशेंट से लेके ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ब्लीडिंग गम्स का उपचार कैसे हो, उसका इलाज कैसे हो। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि आखिर क्यों हमारे गम से ब्लड निकलता है, उसका हम प्रिवेंशन कैसे करें, कब हम डॉक्टर के पास जाएं, हम किन किन चीज़ों से सतर्क रहें और इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहला कारण जो होता है हमारे ब्लीडिंग गम्स का होता है कि पुअर ओरल हाइजीन, जो मोस्ट कॉमन कारण होता है सब में, यंग इंडिविजुअल्स हो या फिर मिडिल एज हो या फिर ओल्ड एज। पुअर ओरल हाइजीन मतलब कि हमारे मुंह का साफ नहीं रहना। अगर हम प्रॉपरली ब्रश ना करें, दिन में 2 बार ब्रश ना करें, कुछ भी खाने के बाद प्रॉपरली कुल्ली ना करें या फिर एवरीडे ब्रश ना करें, उसके वजह से हमारी जो हाइजीन होती है बहुत पुअर होती है। अब हम सबको पता है कि हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रीविटेवला हो गया, एक्टिनोमाइसिस हो गया। तो ये सब क्या होता है, हमारे टीथ और गम्स के जंक्शन में रहते हैं और जब हम क्लीन नहीं करते हैं खाने के फूड आइटम्स को, जितने भी हमारे खाना अटका हुआ रहता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ ओवर ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो मसूड़ा होता है, जो हमारा मसूड़ा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे उसमें ब्लीडिंग होती है। अब हमारा मसूड़ा सिर्फ मसूड़ा नहीं होता, मसूड़ा हमारे बोन और टीथ के साथ दोनों से अटैच रहता है। तो अगर मसूड़े में अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो ये वार्निंग साइन है कि आपको अपने दांतों को या फिर अपने टीथ के या फिर गम्स का केयर करना है। मसूड़े से जो इन्फेक्शन है वो हड्डी में फैलता है और जिसकी वजह से हमारे टूथ धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। अब बिल्कुल दूसरे रीजन पे आते हैं, जो बिल्कुल यंग पेशेंट होते हैं। पहले पहले जब पुबर्टी होती है, पुबर्टी मतलब जब कोई भी फीमेल्स 13 या 14 इयर्स के या फिर कोई भी टीनेजर्स होते हैं, उस टाइम पे बॉडी में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से एक हमारा होता है पुबर्टी जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो यंग फीमेल्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग पाया जाता है, जो कि इजीली कंट्रोलेबल हो जाता है। जो मैनेजमेंट के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले रीजंस के बारे में बात कर लेते। कभी कभी ये भी पाया गया है कि कुछ लोग पुअर ओरल हाइजीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके फिर भी उनके गम से ब्लीडिंग होती है। तो कहीं पे अंडरलाइंग डिसऑर्डर तो नहीं है, ये हमें अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके टेस्ट करना चाहिए। कहीं काफी हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि हल्का सा टच करने से ही बॉडी के कोई भी पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहला वो शो करता है हमारे गम्स में, जैसे कि हो गया हमारा वॉन विलिब्रियन डिजीज या फिर हीमोफीलिया। इन दोनों डिजीज में स्पॉन्टेनियस ब्लड निकलता है। ल्यूकेमिया, काफी टाइप के ब्लड कैंसर्स जो है उसमें भी गम से ब्लड निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो लेकिन सबसे कॉमन कारण है पुअर ओरल हाइजीन। दूसरा है कि सिस्टमिक डिसऑर्डर। सिस्टमिक डिसऑर्डर में जैसे कि हमारा हो गया डायबिटीज हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया। तो इन सब कारणों की वजह से भी हमारे गम्स में जी हाँ ब्लीडिंग हो सकती है। हम लोग ज्यादातर हमारे बॉडी पे ध्यान देते हैं, लेकिन ओरल कैविटी काफी कम लोग ध्यान देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ओरल कैविटी इज द मिरर ऑफ द एंटायर बॉडी। कुछ भी अगर हमारे बॉडी में हो तो हमारे ओरल कैविटी में दिखता है। सपोज हम कोई पेशेंट एनीमिक है, ब्लड उसका बॉडी में कम है, तो सबसे पहले ओरल कैविटी में उसके जो सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि हो गया आपका जीभ का पूरा पेल हो जाना या फिर आपके जो तालू है वो पूरा पेल हो जाना, फीका पड़ जाना कलर, जो हमारा नॉर्मल पिंक कलर है वो फीका पड़ जाता है। तो इसका मतलब हमें एनीमिया है। अगर थोड़ा येलोइश है तो मतलब जॉन्डिस है। तो कोई भी डिजीज अगर बॉडी में होगी तो माउथ में बहुत इजीली पता चल जाती है। डायबिटीज का भी फर्स्ट वार्निंग साइन माउथ में भी आता है, जो हमारे पायरिया होता है या फिर जिसको हम मुंह में सड़न या फिर मुंह में बदबू बोलते हैं। तो ब्लीडिंग पहले होती है, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं। उसके बाद जिंजिवाइटिस प्रोग्रेस करता है पेरियोडोंटाइटिस में, पेरियोडोंटाइटिस से फिर टीथ मोबाइल मतलब हिलने लगता है। तो अब आते हैं, ये तो कारण हो गए, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर कोई भी, जैसे आप कोई फ्रूट्स खा रहे हो, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर गुआवा हो गया, उस टाइम पे अगर आप देखें कि आपके फ्रूट्स पे ब्लड के निशान हैं, या फिर आप जब सुबह कुल्ली करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा रेडिश आपको जो स्पिट होता है या फिर थूक होती है वो थोड़ा रेडिश निकले, तब आपको समझना चाहिए कि आपको जिंजिवाइटिस हो चुका है और उसका आपको इलाज कराना चाहिए इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाके। घरेलू क्या नुकसान, अगर आप बाहर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ऐसा हो, तो सबसे पहला इजी उपचार जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट जो इसका इलाज होता है, कि आप 2 चीज कर सकते हैं। पहला चीज, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट ऐड करिए और
में दिन में 2 से 3 बार उससे गार्गलिंग करिए आपके पूरा ओरल कैविटी में। तो ये एक बहुत अच्छा उपचार है आपके ब्लीडिंग गम्स को कम करने का। दूसरा, अगर आपको विटामिन सी की अगर सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, जो कि लिम्सी बोल के आता है या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की सप्लीमेंट है, उसको आप लेना दिन में 3 बार चालू कर दीजिए, क्योंकि काफी विटामिन डिफिशियंसीज की वजह से भी हमारे माउथ में ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली विटामिन सी। सो विटामिन सी का ये 2 सप्लीमेंट कहीं भी अवेलेबल है, विटामिन सी और दूसरा हो गया आपका जो वार्म सलाइन गार्गल। ये सप्लीमेंट नहीं है, बेसिकली ये सलाइन वाटर क्या करता है, आपके फूड पार्टिकल को फ्लश करता है और खराब बैक्टीरिया को किल करता है। तो इससे क्या होता है, हमारी ब्लीडिंग काफी हद तक कम हो जाती है। अब और भी बहुत ज्यादा रेमेडीज हैं, जैसे कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपके पास पूरा फुल ओरल कैविटी की क्लीनिंग करनी चाहिए। ओरल कैविटी अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे प्लाक, जो प्लाक मतलब कि एक येलोइश डिपॉजिट होता है जो हमारे टीथ के सरफेस में लगा रहता है, वो सारा निकल जाता है। तो बैक्टीरियल बायोफिल्म भी निकल जाती है। बैक्टीरियल बायोफिल्म मतलब कि एक बैक्टीरिया की परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े फूलने लगते हैं और उसमें ब्लीडिंग होती है। तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे प्रीवोटेला इंटरमीडिया हो गया, पी परफोरिमोनस जिंजिवाइलिस हो गया, एक्टिनोबाइसिलस हो गया, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं। वो आप ज्यादा उसमें डिटेल्स में मत जाइए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वो जो बैक्टीरियल परत जब हट जाती है, टीथ क्लीन होता जाता है, मुंह में जो ब्लीडिंग भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आपका ये स्टेज क्रॉस होके पेरियोडोंटाइटिस स्टेज में आ गया, मतलब कि यहाँ पे बोन लॉस चालू हो जाता है, तो आपको सबसे पहले ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए और हाइपरटेंशन का टेस्ट कराना चाहिए। और कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर्स अगर है तो सीबीसी आप करा सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं आपकी एनीमिक लेवल्स कितने हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, आपका एसजीओटी एसजीपीटी हाई है कि नहीं देखने के लिए। या फिर आपका रीनल फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, उसमें यूरिक एसिड यूरिया कितना है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड पैरामीटर्स को देखने के लिए। तो इतना डिटेल्स में खुद पेशेंट्स को जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल टेस्ट बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको आपके ओवरऑल बॉडी और ओरल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों चीज देखने में काफी फायदेमंद रहती है। फिर उसके बाद आ गया आपका क्रीम्स, क्या हम यूज कर सकते हैं। हम लोकल बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि क्लोरेक्सिडिन कंटेनिंग माउथ वॉशेस हो गया, क्लोरेक्सिडिन कंटेनिंग जेल्स हो गया, जैसे कि रेक्सिडिन एम4 जेल हो गया, मेट्रोनिडाजोल जेल हो गया, या फिर आपका माउथ वॉशेस हो गया जिसमें कि हाइलोरोनिक एसिड होता है, जैसे कि क्लोरेक्स हील माउथ वॉश या फिर क्लोरेक्स एडीएस माउथ वॉश। कोई भी क्लोरेक्सिडिन कंटेनिंग माउथ वॉश यूज करिए जिसमें अल्कोहल ना हो। अल्कोहल नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल हमारे माउथ को ड्राई कर देता है, तो इसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कोई भी जैसे कि सबसे इजी टिप क्या होगा, कोई भी जब खाना खा रहे हैं उसके बाद आप अच्छे से कुल्ली करिए। रात को ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग भी करिए। 2 टाइप के फ्लॉस आते हैं, मैंने पहले ही बताया था पिछले वाली वीडियो में ब्रशिंग का किस तरीके से ब्रश करना है। पिछले वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो उसमें किस तरीके से ब्रशिंग करते हैं, किस तरह से फ्लॉसिंग करते हैं, उसके सारे डिटेल्स बताएं, उससे हमारी ब्लीडिंग गम्स काफ़ी कम होती हैं। अच्छा, अगर टीथ को क्लीन रखेंगे तो कैविटीज भी कम होगी, कैविटीज कम होगी तो आपके ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा, बच्चे से च्यू कर पाएंगे, फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो ऐसे माउथ है, उसको माउथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि माउथ किसी पर्पज से भगवान ने दिया है। हम खाते हैं, च्यू करते हैं, उससे डाइजेशन होता है, हमारा फूड अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स आए रहते हैं। तो टीथ का हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि ओवरऑल हेल्थ, बॉडी की हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी। तो यही था आज का वीडियो। तो और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, अगर आपको ज़्यादा पेरियोडोंटाइटिस के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं और इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा ब्लीडिंग गम्स के ऊपर। तो आज का वीडियो इतना ही, आई होप यू लाइक इट। अगर आप मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी जाके फॉलो करिए, sai_dental। उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, ये सब मैं देता हूँ। और इस चैनल को तो आप फॉलो करते हैं और भी फॉलो करते रहिए, बिल्कुल शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।